कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का नाम तो सुना ही होगा पहले। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? करंट का डायरेक्शन पता कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं, करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें कॉइल मूव करता है, करंट जब पास कराएंगे तो कॉइल मूव करेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा, एक कॉइल में करंट पास कराएंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा एम बी साइन थीटा, या एम की वैल्यू अगर लिखते हैं तो एन आई ए साइन थीटा। उसमें जो आई आ रहा है वो क्या है? करंट। तो करंट जब पास कराएंगे तो टॉर्क एक्ट करेगा और कॉइल रोटेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर टॉर्क की वैल्यू देखें एन आई ए साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, ये है। ठीक है, तो करंट की वैल्यू के साथ टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा तो टॉर्क भी बढ़ेगा। जितना ज़्यादा करंट पास होगा उतना ज़्यादा टॉर्क एक्ट करेगा, और ज़्यादा टॉर्क एक्ट करने में मतलब कॉइल में रोटेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर लें कि एक कॉइल लें, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें और फिर करंट पास कराएं तो टॉर्क एक्ट करे और कॉइल रोटेट हो। कॉइल के साथ अगर एक पॉइंटर अटैच कर दें, पॉइंटर जो स्केल में रहता है ऐसे, ठीक है, एक पॉइंटर अगर अटैच कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना रोटेशन हुआ। समझ में आया? तो इन सारी बातों को मिलाकर बन जाता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और ऐसा भी कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि टॉर्क सिर्फ करंट पर डिपेंड करे, बाकी चीज़ों को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो सिर्फ करंट के साथ रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो इसी डिवाइस को बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कॉइल कैसे बनाएंगे? एक सिलेंडर लेंगे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का भी ले सकते हैं। सॉफ्ट आयरन का क्यों लेंगे? और अभी जैसे पीछे डिस्कस हुआ था, सोलेनॉइड को हॉलो क्यों लेंगे, उससे क्या फायदा होगा, ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ भी हम एक सॉफ्ट आयरन का कोर ले सकते हैं, इसको कोर बोलेंगे, एक सिलेंड्रिकल कोर। और कॉइल कैसे बनाया जाएगा? इस सिलेंडर के ऊपर इस तरह से कॉइल नहीं बनाना है। कैसे बनाएंगे? ऐसे लेंथ के अलोंग कॉइल बनाया जाएगा। ठीक है, लेंथ के अलोंग कॉइल बनाएंगे। भले ही ये सिलिंड्रिकल कोर है, बट कॉइल का शेप देखो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर कॉइल को हम ऐसे रखेंगे बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको रखेंगे फिर एक मैग्नेटिक फील्ड में, करंट पास कराएंगे तो इस पर लगेगा टॉर्क। तो हमें जो दिखाई देगा वो सिलेंडर का सर्कुलर एंड एक दिखाई देगा ऐसे, और इसके ऊपर कॉइल बना हुआ है, ये इसके ऊपर कॉइल बना हुआ है। ठीक है, दिखाई दे रहा कॉइल। इस कॉइल को हम रखेंगे एक मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है परमानेंट मैग्नेट से। ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ पोल दिखाई दे रहे हैं। इनके एंड्स को ऐसे सर्कुलर रखा गया, फ्लैट नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? अगर हम फ्लैट एंड्स वाले मैग्नेट्स यूज करेंगे, मान लो फ्लैट एंड्स वाले मैग्नेट्स यूज किए और यहाँ पे कॉइल को रखा, तो इस रीजन में पोल से डिस्टेंस कम है, इस रीजन में पोल से डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी कि जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कॉइल को वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल को देने के लिए हम ऐसे फ्लैट एंड्स नहीं बल्कि सर्कुलर एंड्स वाले मैग्नेट्स को यूज करते हैं। तो इनसे मिलता है हमें रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्थ से बाहर निकलते हुए साउथ में जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ कैसे होगा? रेडियल होगा, ऐसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलेगा जो कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने के लिए काम आएगा। इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, नॉर्थ से बाहर निकल रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है। इसके बाद जब हम करंट पास कराएंगे इस कॉइल से तो इस पर लगेगा टॉर्क, और टॉर्क लगने से ये कॉइल रोटेट होगा। तो इस कॉइल में ही, यानी जो हमारा कोर वाला सिलेंडर था उसमें अगर हम एक पॉइंटर अटैच कर दें और पॉइंटर के साथ यहाँ पर लगा दें एक स्केल, स्केल में कर दें ग्रेडिंग, यानी कि स्केल में जैसे होता है ना, स्केल नया बनाते हैं तो फिर उस पर मार्किंग करते हैं, वैसे हमने इस पर ग्रेडिंग कर दिया। तो अब जब कॉइल रोटेट होगा साथ में सिलेंडर रोटेट होगा, उसके साथ फिक्स्ड है, तो ये पॉइंटर भी रोटेट हो जाएगा और यहाँ पे कितना करंट आ रहा है हमें पता चल जाएगा। बट हमें ये देखना पड़ेगा कि कॉइल का जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा, मान लो कि अल्फा,
ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, यानी जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे अल्फा बढ़ना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि करंट बढ़ाया तो पॉइंटर उसके अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है। ठीक, समझ में आई बात यहाँ तक? तो टॉर्क कितना एक्ट करेगा, अगर हम आई करंट पास कराएं और एन नंबर ऑफ टर्न इस कॉइल में हो तो टॉर्क एक्ट करता है एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, और जब इस तरह का अरेंजमेंट बनाते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, तो साइन थीटा हमेशा ही 1 रहता है, बिकॉज थीटा रहता है π/2 रेडियल नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऐसा क्यों किया कि टॉर्क हमेशा मैक्सिमम एक्ट करे, बिकॉज जैसे अभी हमने पढ़ा था कॉइल जैसे जैसे रोटेट होता है टॉर्क की वैल्यू चेंज होती है। मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है जब कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, यानी एम वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट करता है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट होती है टॉर्क की वैल्यू घट जाती है। तो हमेशा टॉर्क मैक्सिमम रहे, यानी कि थीटा पर डिपेंड ना करे, तो इसलिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करने का ये और एक फायदा है कि थीटा रिमेन्स ऑलवेज π/2, सो मैक्सिमम टॉर्क एक्ट्स ऑन इट। कॉइल के रोटेशन होने से टॉर्क की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। परमानेंट मैग्नेट्स यूज किए हैं तो बी भी कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ टर्न कॉइल के वो भी फिक्स हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉइल का वो भी फिक्स है, एल इंटू बी वो भी फिक्स रहेगा। तो अल्टीमेटली टॉर्क डिपेंड करेगा करंट पर। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? तो करंट पास कराएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन करंट पास कराया अगर और ये सिलेंडर हमारा रोटेट होने लगा, तो ये एक पोजीशन में आके रुकेगा कैसे? ये तो चक्कर लगाने लगेगा ऐसे। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमें एक काउंटर टॉर्क चाहिए। काउंटर टॉर्क वैसे ही है जैसे काउंटर फोर्स होता है। जैसे तुमने देखा होगा किसी किसी जिम में या और जो एंटरटेनमेंट पार्क वगैरह, अम्यूजमेंट पार्क, वहाँ पर तुमने देखा होगा स्ट्रेंथ मेजर करने वाला स्प्रिंग लगा रहता है। वॉल में स्प्रिंग को फिक्स कर दिया और तुम्हारा कितना स्ट्रेंथ है जानने के लिए तुमसे खींचते हो, तो जहाँ तक तुमने खींचा पॉइंटर में आ जाता है रीडिंग कि तुमने इतना फोर्स लगाया, इतनी ताकत है तुम्हारे पास। समझ में आया? लेकिन हम जैसे ही फोर्स लगाएं और वो स्प्रिंग वॉल से निकल जाए, देन हाउ कैन यू मेजर योर स्ट्रेंथ? क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ मेजर कर सकते हो? एक अपोजिट में फोर्स चाहिए, काउंटर फोर्स, देन ओनली यू कैन मेजर कि कितना यहाँ पर फोर्स हमने लगाया। या जैसे वेइंग मशीन होता है, वेइंग मशीन को हम नीचे रखते हैं, उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो हम वेइंग मशीन पर जितना वेट अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वेइंग मशीन हमारे ऊपर उतना ही रिएक्शन में अप्लाई करता है, वही हमें मीटर में दिखाई देता है। अगर वेइंग मशीन हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई ही ना करे तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा वेट कितना है? जैसे कि फ्री फॉल वाले लिफ्ट में होता है, फ्री फॉल वाले लिफ्ट में वेटलेसनेस हो जाती है क्योंकि वो मशीन हमारे ऊपर रिएक्शन फोर्स अप्लाई नहीं कर पाती। समझ में आया? तो ऐसे ही यहाँ पर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है इसको जानने के लिए हमें काउंटर टॉर्क चाहिए। काउंटर टॉर्क कहाँ से आएगा? जैसे चाबी वाले खिलौने में होता है, चाबी वाले खिलौने में क्या होता है, अंदर एक स्प्रिंग लगा रहता है, स्प्रिंग का एक एंड खिलौने के बॉडी से फिक्स होता है और दूसरा एंड चाबी वाले एंड पे रहता है। तो ऐसे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, अगर हम चाबी घुमाते हैं, अगर ये एंड यहाँ पे फिक्स नहीं है तो क्या होगा, पूरा स्प्रिंग घूम जाएगा। जब खिलौना खराब हो जाता है, अंदर उसका चाबी का स्प्रिंग टूट जाता है, तो हम उसमें कितना भी फोर्स लगाएं, टॉर्क लगाएं, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बिकॉज काउंटर टॉर्क जीरो हो गया। ठीक है, तो काउंटर टॉर्क कब तक रहेगा? जब तक ये एंड यहाँ फिक्स रहेगा। समझ में आ रही बात? तो चाबी वाले खिलौने में हम हाथ से टॉर्क लगाते हैं, यहाँ पर हम हाथ से नहीं लगाएंगे, करंट पास कराएंगे तो कॉइल रोटेट होगा। तो काउंटर टॉर्क इसको देने के लिए हमारा जो सिलेंडर था, सिलेंडर के सामने साइड में पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये हमारा पॉइंटर लगा हुआ है, ऐसे सिलेंडर के साथ साथ पॉइंटर घूमेगा, बट सिलेंडर को रोकेगा कौन? वरना ऐसे घूमते ही चला जाएगा। ठीक है, टॉर्क जीरो होने पर भी घूमेगा बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन रोटेट होता है, बट स्विच ऑफ करने के बाद क्या तुरंत रुक जाता है? घूमता रहता है। साइकिल का व्हील भी पेडल रोक दो मारना फिर भी घूमता है, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ भी अगर तुम करंट ऑफ भी कर दोगे तो भी ये घूमते ही चला जाएगा, जब कहीं रुकेगा ही नहीं पॉइंटर तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? तो इसको रोकने के लिए काउंटर टॉर्क चाहिए। काउंटर टॉर्क कैसे करेंगे? सिलेंडर के पीछे साइड में एक स्पाइरल स्प्रिंग लगाया जाएगा, स्प्रिंग का एक एंड इस सिलेंडर में रहेगा और एक गैल्वेनोमीटर के बॉडी में, एक्सटर्नल कवर जो होगा उसमें।
ठीक है। तो वो स्प्रिंग हमें देगा काउंटर टॉर्क, जो इस टॉर्क को बैलेंस करेगा। तो इसके पीछे साइड में रहेगा एक स्पाइरल स्प्रिंग, ठीक है, बैक साइड में है, भले यहाँ सामने दिखा दिया गया। तो पॉइंटर रुकेगा कब? जब हम स्प्रिंग में फोर्स लगाते हैं हाथ से, एक सर्टेन पोजीशन में आकर रुक जाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं लगा सकते, बिकॉज उस कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। हमने जो फोर्स लगाया, स्प्रिंग में जो फोर्स उधर डेवलप हुआ, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तभी रुक जाएगा, उसके बाद हम नहीं खींच सकते। सिमिलर चीज़ यहाँ भी होगा, करंट की वजह से जो टॉर्क होगा वो पॉइंटर को घुमाएगा, पॉइंटर एक पोजीशन में आके रुकेगा तब जब पीछे साइड में जो स्प्रिंग लगा है उसमें डेवलप हुआ वाला टॉर्क इस टॉर्क को बैलेंस कर लेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जब हम लीनियर स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में फोर्स जो डेवलप होता है वो कितना होता है, याद करो तो ज़रा। अगर स्प्रिंग को दीवार में फिक्स कर दिया और स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, इधर हमने फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग में इस तरफ फोर्स डेवलप होगा। कितना फोर्स होता है? kx। माइनस लगाने का मतलब है कि x अगर इधर है तो माइनस kx इधर होगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन। तो लीनियर स्प्रिंग में जैसे हम फोर्स लगाते हैं तो kx फोर्स डेवलप होता है, वेयर k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। लेकिन इस केस में हम यूज कर रहे हैं एक स्पाइरल स्प्रिंग, लीनियर स्प्रिंग यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम यूज कर रहे हैं स्पाइरल स्प्रिंग। तो स्पाइरल स्प्रिंग के लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो लीनियर मोशन कराने के लिए हमें चाहिए होता है फोर्स, रोटेशनल मोशन कराने के लिए चाहिए टॉर्क। ठीक है, तो फोर्स को जैसे यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू kx, यहाँ पे फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, और यहाँ पर होता है लेंथ में चेंज। यहाँ पर क्या चेंज होगा? जब हम रोटेट कराएंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है सपोज अल्फा, यहाँ पर है लीनियर स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पर होगा टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आया? इक्वेशन वैसे ही है, F इक्वल टू kx, अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स डेवलप्ड इन द स्प्रिंग, दैट इज kx, x इज चेंज इन लेंथ, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, लीनियर स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा? फोर्स की जगह होगा टॉर्क, लीनियर एक्सटेंशन की जगह होगा एंगुलर एक्सटेंशन या एंगुलर क्या बोलेंगे इसको, एक्चुअली टॉर्शन बोला जाता है, यहाँ पे बोलते हैं एक्सटेंशन या बोलते हैं टॉर्शन। और यहाँ होता है लीनियर स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ होता है टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्वेशन सेम है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो जाएगा? टाउ विल बी इक्वल टू सी अल्फा। व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। वो इस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे के इस स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करंट पास कराया, इस कॉइल पे टॉर्क लगा, टॉर्क लगने से कॉइल रोटेट हुआ, साथ में पॉइंटर रोटेट हुआ, एक पोजीशन में आके रुक गया। रुक जाने का मतलब क्या है कि जो स्प्रिंग में टॉर्क डेवलप हुआ है सी अल्फा, दैट हैज बिकम इक्वल टू दिस मच टॉर्क NIAB। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बनी नहीं TO और SION। ठीक है, टॉर्शनल। इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? देखो यहाँ पे लिख देते हैं, टॉर्क ऑन द कॉइल, टॉर्क ऑन द कॉइल इज इक्वल टू टॉर्शनल, टॉर्शनल नहीं, यहाँ पे लिखते हैं टॉर्क डेवलप इन द स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है, स्पाइरल स्प्रिंग। तो टॉर्क ऑन द कॉइल कितना हो गया? NIAB, और इधर हमने लिखा C अल्फा। व्हाट इज C? टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट। और अल्फा क्या होगा? डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ जो ये अल्फा दिखाई दे रहा है। तो अब देखो NIAB इक्वल टू C अल्फा आ गया, इसमें N कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, और C टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल टू अल्फा आ गया। जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे यहाँ पर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम से ही पता चलता है, इसमें कॉइल होगा जो मूव कर रहा होगा। कॉइल मूव तभी करता है जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखो और करंट पास कराओ, तो इसीलिए इसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो क्या है?
दैट इज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का मतलब उस दिन भी हमने पढ़ा था, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, स्मॉल कॉज बिग इफेक्ट, छोटा सा कॉज हो इफेक्ट ज़्यादा हो तो हम उसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो यहाँ पर कॉज क्या है, करंट, इफेक्ट क्या है, अल्फा। ठीक है, अल्फा पर यूनिट करंट, छोटा सा करंट पास कराने से अगर बड़ा अल्फा आया तो हम बोलेंगे सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ज़्यादा करंट पास कराने पर भी कम अल्फा आया मतलब सेंसिटिविटी कम है। सो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, उसको बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। उसको करने से पहले और एक चीज़ पढ़ लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गैल्वेनोमीटर में न्यूमेरिकल आने का ही ज़्यादा चांस होता है, थ्योरी का कम। तो गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीटर के लिए और वोल्टमीटर की तरह यूज़ करने के लिए, तो इसमें तुम सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखो, एमीटर क्या चीज़ मेजर करता है, करंट, और वोल्टमीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। एक ही बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो करंट मेजरिंग डिवाइस कोई भी हो उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए जीरो। थ्योरेटिकली रेजिस्टेंस ऑफ ए करंट मेजरिंग डिवाइस मस्ट बी जीरो। क्यों जीरो होना चाहिए, जब जीरो होगा तभी उसके अंदर से मैक्सिमम करंट पास होगा। कोई पानी का पाइप बिल्कुल क्लीन हो, उसमें रेजिस्टेंस कम हो तो उसमें ज़्यादा रेट से पानी फ्लो होगा, बिल्कुल वैसे ही। तो ज़्यादा रेट से चार्ज फ्लो हो यानी कि करंट हाई हो, इसके लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए जीरो। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस आता कहाँ से है, जब करंट पास कराएंगे तो ये जो कॉइल है ये कॉपर वायर का यूज़ किया होगा, कॉपर वायर का कॉइल यूज़ करने से उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, भले ही हमने कॉपर वायर यूज़ किया है, लो रेजिस्टिविटी वाला मेटेरियल यूज़ किया, स्टिल देयर विल बी सम रेजिस्टेंस। तो इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को कम कैसे किया जाए, कम करने का तरीका है नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दो। नंबर ऑफ टर्न अगर कम कर दोगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, NIAB, अगर N कम किया तो टॉर्क कम हो जाएगा। एरिया कम कर दो तो छोटे वायर से मतलब कम लेंथ के वायर से ही ज़्यादा टर्न बना सकोगे, लेकिन फिर वही बात है एरिया पे भी टॉर्क डिपेंड करता है, यानी कि हम इसके डिज़ाइन में कोई खास चेंज नहीं कर सकते। तो फिर इसका ट्रिक क्या है, गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर हमने लगाया किसी सर्किट में और साथ में अगर हम एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस का एक वायर यूज़ करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड दिस वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ये जो बॉक्स हमने बना दिया A और B पॉइंट्स के बीच में, दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज एन एमीटर। क्यों, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाए तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर Rg, ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, RAB अगर निकालें तो इन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट Rg इंटू S बाय Rg प्लस S। तो ये कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है RAB ये S से भी छोटा होगा, तो S जितना छोटा होगा RAB उतना ही छोटा हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन फिर एक एमीटर के जैसा यूज किया जा सकता है, समझ में आया। इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, शंट रेजिस्टेंस। तो गैल्वेनोमीटर के साथ ये एग्जाम में क्वेश्चन 1 मार्क में आएगा तो ऐसे ही आएगा, गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाओगे, या वाइवा में ही पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। सो हाउ टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। Since emitter is a current measuring device, it has to be theoretically it has to be have zero resistance। theoretically जीरो होना चाहिए, प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ रहेगा ही। तो इसको हम कम रेजिस्टेंस वाला डिवाइस कैसे बनाएंगे, एक बहुत छोटे रेजिस्टेंस का वायर पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो इसका नेट रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, S से भी कम हो जाएगा। और फिर ये कॉम्बिनेशन, गैल्वेनोमीटर अकेला नहीं, ये कॉम्बिनेशन एमीटर के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से किसी क्वेश्चन में S पता करना होगा, ये और ये दिए रहेंगे, किसी क्वेश्चन में RAB दिया रहेगा, शंट दिया रहेगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना ये पता करना रहेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की हो गई। किसी किसी क्वेश्चन में करंट भी पूछते हैं,
कि हमने एमीटर तो बना लिया, इससे कितनी करंट पास करवा सकते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत इजी है। इधर से मान लो आई करंट आया, गैल्वेनोमीटर में आई जी करंट गया, इधर जाएगा आई माइनस आई जी, इतना करंट जाएगा। यहाँ आकर दोनों फिर से आई हो जाएंगे, ठीक है। तो पैरेलल ब्रांचेज में क्योंकि वोल्टेज रहता है सेम, तो इस ब्रांच के लिए वोल्टेज लिखो और इस ब्रांच के लिए वोल्टेज लिखो, उससे हमें करंट का रिलेशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, आई जी आर जी इज इक्वल टू, ये दूसरी इक्वेशन है जो इसके साथ यूज होगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, क्या जाएगा एस इंटू आई माइनस आई जी। ये दोनों इक्वेशंस यूज करके हम गैल्वेनोमीटर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन में कभी कुछ गिवन रहेगा, कभी कुछ और गिवन रहेगा, इन दोनों के हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया यहाँ पर। एक्सरसाइज इस चैप्टर की लास्ट में जो 3 या 4 क्वेश्चंस हैं वो इसी पर बेस्ड है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे इसको बनाओगे, वोल्ट मीटर एक वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। और आइडियली वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस का रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट, बट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का एक लिमिट है, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। तो इसको वोल्ट मीटर कैसे बनाओगे, इसके साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस का वायर लगा देंगे, क्योंकि सीरीज में हमने पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा आता है, याद है। इसलिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई रेजिस्टेंस का वायर यूज करेंगे और ये कॉम्बिनेशन फिर एक वोल्ट मीटर के जैसा फंक्शन कर सकता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस है आर जी, यहाँ पर रेजिस्टेंस है आर, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी आर जी प्लस आर। और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी यहाँ वोल्टेज अप्लाई किया गया है डिवाइडेड बाय आर जी प्लस आर, ठीक है। वी क्या चीज़ है, इसको हम वी ए बी लिख देते हैं, ये हो जाएगा, यानी कि कितना वोल्टेज हम मेजर कर रहे हैं, ठीक। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत इसी चैप्टर